वेलकम स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे थे विच इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। उस चैप्टर में हमने लगभग हाफ पोर्शन कवर अप कर लिया था। अब इस चैप्टर में कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स के बारे में हमें पढ़ना है, उनकी हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है, प्रिपरेशंस पढ़नी है, उनके यूजेस हमें पढ़ने हैं, उनके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जैसे कॉस्टिक सोडा, आपने सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर, आपने सुना होगा हम वॉल सीलिंग को डेकोरेट करने के लिए पीओपी का यूज करते हैं, तो पीओपी के बारे में हमें पढ़ना है। हमें वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इन सारे केमिकल कंपाउंड्स के बारे में हमें पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके यूजेस। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था जिसका नाम था क्या, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें हम अभी उन 5-6 केमिकल कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो उसमें से सबसे पहला जो आता है वो आता है कॉमन सॉल्ट, विच इज कॉमन सॉल्ट। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। कॉमन सॉल्ट का बेसिकली केमिकल फॉर्मूला जो है वो है NaCl, ये आप सभी को पता भी है, NaCl, ठीक है। और इसका केमिकल नेम क्या है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कि आखिरकार ये कॉमन सॉल्ट कहाँ पे मिलता है हमें, इसकी अकरेंस क्या है। तो अकरेंस के बारे में बात करते हैं। इसकी बेसिकली जो कॉमन सॉल्ट है, जो सोडियम क्लोराइड है, बेसिकली वो हमें लार्ज अमाउंट में सी वाटर से मिलता है, ठीक है। सी वाटर को लार्ज क्वांटिटीज में एवोपरेट किया जाता है और वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स यूज करके, प्यूरिफाइड टेक्निक्स यूज करके हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं सी वाटर में से सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी सॉल्टी लेक्स भी हैं, बहुत सारी अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें से हम क्या निकालते हैं, कॉमन सॉल्ट निकालते हैं, ठीक है ना। तो एक आधा एग्जांपल दे देते हैं। इट इज हाईली एक्सट्रैक्टेड का मतलब निकाला जाता। इट इज हाईली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सी वाटर आल्सो फ्रॉम सम सॉल्टी लेक्स। जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो हमारे राजस्थान में सांभर झील है, तो वहां से नमक निकाला जाता है। ऐसे ही अराउंड द वर्ल्ड काफी मतलब सॉल्टी लेक्स है, तो वहां से निकाला जाता है, ठीक है। तो ये तो इनकी अकरेंस की बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। कॉमन सॉल्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी नॉर्मल जो प्रॉपर्टीज है उसको देखते हैं। आपने देखा कि होगा सोडियम क्लोराइड जो हमारा केमिकल है, जो हमारा कंपाउंड है, वो एक व्हाइट या कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो इट इज अ कलरलेस और व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ओके। और जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, अराउंड ये 820 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इसके बाद जो सोडियम क्लोराइड होता है, इट इज हाईली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। सोडियम क्लोराइड क्या है, हाईली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मीनिंग क्या होता है, देखो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके दे बिकम वेट। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एनवायरनमेंट में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले और वेट हो जाए, ऐसे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं क्या, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा बरसात के मौसम में जैसे नमक कई बार सील जाता है, तो इसी वजह से सीलता है, बिकॉज नमक का नेचर कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर से बहुत सारी नमी को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इट कैन बिकम वेट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कॉमन सॉल्ट की, दैट इज रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, that is H2SO4. So firstly, when NaCl reacts with H2SO4, mind it, H2SO4 is a strong acid.
When H2SO4 reacts with sodium chloride, here is Na and listen, here is hydrogen and here is Cl. One H and one Cl will form HCl. Okay, and the remaining one is Na. इधर क्या बच गया? Na और इधर क्या बचा है? एक H बचा है और SO4 बचा है. तो जब सोडियम क्लोराइड रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ with strong acid, then it will give sodium hydrogen sulfate या sodium bisulfate plus HCl gas. HCl white fumes की फॉर्म में ऊपर एवोपरेट होता है. तो ये रिएक्शन है, ये हम देख लेंगे. इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो क्या है? रिएक्शन ऑफ कॉमन सॉल्ट विद AgNO3. रिएक्शन विद AgNO3. AgNO3 क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट. ठीक है, तो देखो जब NaCl AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो होगा क्या? याद कैसे करते हैं रिएक्शन को, मैं वो बताना चाह रहा हूं. यहाँ पे जो Ag है ये Cl को अपने साथ लेके बाहर निकल जाएगा. किस फॉर्म में? AgCl के फॉर्म. ठीक है ना. और AgCl के साथ साथ क्या बनेगा? जो रिमेनिंग चीजें बच गई है क्या? Na और यहाँ पे क्या बच गया है? NO3. तो बन जाएगा साथ में क्या? NaNO3. अब यहाँ पे एक बार ध्यान देने वाली ये है, जब AgNO3 रिएक्ट करता है NaCl के साथ, तो जो ये AgCl बन रहा है बेसिकली इसकी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनती है. ठीक है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट का बनता है. सॉल्यूशन में नीचे डेप्थ में ये सेटल डाउन हो जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है. ठीक है, तो ये बात याद रखना. इसके बाद हमें कॉमन सॉल्ट के कॉमन एप्लीकेशन, कॉमन यूजेस की बात करनी है. तो इसके बारे में तो आप शायद ज्यादा ही जानते होंगे. कॉमन सॉल्ट बेसिकली कहां पर यूज होता है? आप सोच रहे होंगे एक तो हमारे नॉर्मली डेली रूटीन में खाना बनाने में यूज होता है, हमारे फूड का ये एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट है. बिल्कुल ठीक है, एक वहां पे यूज होता है. इसके अलावा वहां पे यूज होता है. इसके अलावा NaCl जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे कि सोप डिटर्जेंट्स बनाने में यूज होता है. ठीक है, इसके अलावा और कहाँ पे यूज होता है NaCl? और भी बहुत सारे, जैसे कि आपने सुना होगा मीट शॉप्स जो होती हैं, फिश शॉप्स जो होती हैं, वहां पे NaCl एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता है. ठीक है, तो ये कॉमन एप्लीकेशंस है जो आपको देखिए. ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड आता है, जो हमारा नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड आता है जिसके बारे में स्टडी करना है, दैट इज कॉस्टिक सोडा. ठीक है, तो उसको देखते हैं. तो जो हमारा अगला सेकंड केमिकल कंपाउंड जो आता है उसका नाम है बेटा क्या? कॉस्टिक सोडा. बहुत शायद हार्डली ही आपने कभी इसका नाम सुना होगा. ठीक है, लेकिन अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा तो आपको फटाफट याद आ जाएगा कि अच्छा इसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं. तो उसकी बात करते हैं. कॉस्टिक सोडा बेसिकली कॉस्टिक सोडा कुछ नहीं है. इसका केमिकल फॉर्मूला देखो पहले. इसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH. अब NaOH देख के आपको सबको पहचान में आ गया होगा कि बेसिकली क्या हो सकता है. इसका केमिकल नेम क्या होगा? केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. चलो अब इसके बारे में बात करते हैं. बेसिकली ये इसको हम कैसे लैब में या इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं. बेसिकली ये नॉर्मली नेचर में मिलता नहीं है इतनी आसानी से, या कहीं मिलता नहीं है. तो इसको हम बेसिकली मैन्युफैक्चर ही करते हैं इंडस्ट्रीज या लैब्स में, हम इसको प्रिपेयर करते हैं. तो इसके मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या मेथड ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं. मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH. तो इसको हम बनाते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट नेम्ड प्रोसेस जिसका नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस. ध्यान से सुनो, क्लोर अल्कली प्रोसेस. मैं बताऊंगा कि इस प्रोसेस का नाम क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों पड़ा, लेकिन अभी तक के लिए याद रखो कि इसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस से क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं. किसको? कॉस्टिक सोडा. ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं. हम बेसिकली
सोडा बनाने के लिए क्या करते हैं, बेसिकली सोल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं। अब सीधी सी बात है, सोल्ट का सॉल्यूशन लेंगे तो साथ में वाटर ही लेंगे एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। और जब हम इस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, तो हमारे पास क्या बनकर तैयार होता है, कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH along with some बाय प्रोडक्ट्स। इसके साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जिनका नाम है Cl2, क्लोरीन गैस बनती है, ठीक है। और क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। ये बाय प्रोडक्ट्स हो गए और ये हमारा क्या हो गया, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। चलो, ये जो प्रोसेस है इसी का नाम है क्या, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों कहा इसमें, क्योंकि देखो इसमें लास्ट में कौन सी गैस बन रही है, क्लोरीन, तो क्लोरीन से हमने नाम रखा क्लोर, ठीक है। और जो बेस होते हैं उनको हम अल्कली भी बोलते हैं, आपको पता है, तो इसलिए हमने देखो इसमें बेस अल्कली भी बन रहे हैं, बेस भी बन रहे हैं और इसमें क्लोरीन गैस भी रिलीज हो रही है, इसलिए इस प्रोसेस को क्लोर हमने क्या नाम दे दिया, क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो एक बात याद रख लेना, NaCl सॉल्यूशन का हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोलिसिस किया है, जिसकी वजह से हमें कॉस्टिक सोडा मिल गया along with some byproducts like Cl2 gas and hydrogen gas, ठीक है। अच्छा, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन वाटर के अंदर कहलाता है ब्राइन सॉल्यूशन, ये याद रखना, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन। बेसिकली 10% सॉल्यूशन कहलाता है, बेसिकली 10% NaCl का सॉल्यूशन क्या कहलाता है, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। चलो, अब इसको देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, इसको समझो थोड़ा और ध्यान से। हम क्या करते हैं, एक सेल लेते हैं, ठीक है, और उस सेल के अंदर हम दो रोड लगाते हैं, ये रोड बनी होती है मेटल्स से, ठीक है। रोड बोल लो, ये हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड से ही, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड से, ठीक है। और ये मेटल से बनी होती है, ये भी याद रखना, ये मेटल से बनी होती है, ठीक है। कोई भी कंडक्टिंग जिनके अंदर से बिजली पास हो सके ऐसे मेटल से बनी होती है। इस कंटेनर के अंदर हम अपना क्या लेंगे, हम अपना ये ब्राइन सॉल्यूशन लेंगे, हम अपना ये NaCl का सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम अपने जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, स्विच से, ठीक है, स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो होगा क्या, पहले समझो एक बात को, मैंने आपको बता रखी है एक बात कि जब भी हम कभी NaCl को वाटर के अंदर डालते हैं, इसके अंदर, वाटर के अंदर, तो आपको पता है NaCl अपने आप में ही आयंस के अंदर टूट जाता है, Na+ और Cl-, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर NaCl की तरह नहीं रहता, वो सॉल्यूशन के अंदर आयंस की तरह रहता है, ठीक है, Na+ कैटायन और Cl- एनायन, ठीक। इसी तरीके से सॉल्यूशन के अंदर वाटर भी तो है, और वाटर क्या होता है, H2O, वाटर भी आयंस के फॉर्म में थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता है, किस तरीके से, H+ और OH-। तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो कि हमारा सोल्ट का सॉल्यूशन है, उसके अंदर H+, OH-, Na+, Cl-, चार आयंस हैं बेसिकली, ठीक है, H+ और OH-, जिसमें से दो कैटायंस है और दो एनायंस है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस करने के किस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। तो अभी तक हमें इतना ही समझ में आया है कि सॉल्यूशन के अंदर चार आयंस हैं, दैट इज बोलो, दैट इज Na+, H+, ठीक है, और नेगेटिव आयंस कौन से, OH- और Cl-। अच्छा, ठीक है। एक बात और याद रखना, बैटरी की जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ी हुई है उस पे हमेशा चार्ज होता है कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। और इसको हम नाम देते हैं, इस इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं क्या, एनोड, ठीक है। और एनोड में क्या होता है बेटा, बेसिकली ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ी हुई है उसको हम चार्ज देते हैं नेगेटिव, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं क्या, कैथोड। इस इलेक्ट्रोड का क्या नाम होगा, कैथोड। और कैथोड में बेसिकली क्या होगा, रिडक्शन, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो अब समझना आपको होगा क्या, एक मिनट,
चलो देखते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्व ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व है वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो एनोड में क्या होगा पहले वो देखेंगे, बाद में देखेंगे कैथोड पे क्या होगा। एट कैथोड देखो पहले मुझे खुद समझो, पहले इस बात को देखो, जो एनोड है हमारी उस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज़ वो कौन से टर्मिनल से जुड़ी हुई है बैटरी के, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। ठीक बात, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली रोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कौन से आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगी, उन आयन्स को जिन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यानी कि OH माइनस इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और Cl माइनस इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक उसी तरीके से इस रोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये कौन सा आयन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, प्लस वालों को, बिकॉज़ आपको पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस रोड पे कौन कौन से आयन जाना चाहेंगे, Na+ और H+। ठीक है, H+ और Na+ दोनों इस पे जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो होगा क्या, यानी कि हमारी जो एनोड है उस पे दो आयन्स जाएंगे और कौन कौन से जाएंगे, OH- और Cl-। पर इन दोनों में से भी फास्टली कौन सा जाएगा, ये Cl- वाला जाएगा इसके पास। ठीक है, और इन दोनों में से भी इस पर हाइड्रोजन जाएगा फास्टली। इसको मैं थोड़ा और समझाता हूं डिटेल में, इसको समझो आप ध्यान से। इन दोनों में एक रेस छिड़ी हुई है और उसमें जीता कौन है, Cl-। इन दोनों में रेस छिड़ी हुई है और उनमें जीता कौन है, H+। ठीक है, देखते होता क्या है, एनोड पे कौन गया इन दोनों में से, Cl-। तो जैसे ही Cl- जाएगा बेटा एनोड पे क्या होता है, क्या होगा एनोड पे, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जैसे Cl- इस रोड पे पहुंचा, इसने अपने ऊपर जो एक नेगेटिव चार्ज है, जो एक इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या कर देगा, लॉस कर देगा। तो Cl अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जैसे ही लूज करेगा वैसे ही Cl- किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर ऐसे और बहुत सारे Cl- होंगे, तो और Cl- जब जाएंगे इसी रोड पे तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, फिर से कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे Cl फॉर्म में। तो ऐसे बहुत सारे Cl आपस में मिल करके कौन सी गैस बना लेंगे, क्लोरीन गैस। आई बात समझ में, ठीक है। ऐसे ही कैथोड पे क्या होगा, कैथोड में देखो, कैथोड में मैंने आपको बताया इन दोनों में से कौन सा फास्टली जाएगा, H+ जाएगा। ठीक है, H+ जाता है, सपोज करो H+ जाएगा कैथोड के पास, और कैथोड पे क्या होगा बेटा, रिडक्शन, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि H+ जो है इस रोड पर जाकर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो H+ गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और किसमें कन्वर्ट हो गया, वो H में, हाइड्रोजन। देखो समझो इसको, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन जैसे किया, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया, एक+ और एक- आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो H- ऐसे सॉल्यूशन में और भी तो बहुत सारे H+ होंगे, तो वो भी सिमिलरली इसमें जाएंगे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर से H में हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे H आपस में मिल करके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आप देख रहे हो ध्यान से, हमारी जो कैथोड है उसमें कौन सी गैस बन के बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। और हमारी जो एनोड थी उसमें कौन सी गैस बन के धीरे धीरे बाहर निकल रही है, Cl गैस। ठीक है, अच्छा एक बात नोट कर लेना, जो हमारी रोड्स होती हैं, उन रोड्स के ऊपर हमारे आयंस जाते हैं। आप देख रहे हो आयंस जा रहे हैं इधर उधर, वो आयंस जैसे ही उन रोड्स के पास जाते हैं अपने ऊपर चार्जेस को वो लूज कर देते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपने देखा है जो हमारी रोड्स होती हैं, उन रोड्स के ऊपर हमारे आयंस जाते हैं। जैसे ही आयंस इन रोड्स के ऊपर जाते हैं, ये आयंस अपने ऊपर के चार्जेस को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि आयंस क्या हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब एक इंपॉर्टेंट वर्ड सुन लेना, मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में कि एनोड पे ये दोनों जाएंगे, पर इन दोनों में से फास्ट कौन सा जाता है, ये जाता है। ठीक है, क्यों जाता है, बिकॉज इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल OH- के रिस्पेक्ट में ज्यादा है।
यानी कि डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी इसकी OH माइनस के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, इसलिए फटाफट से जाएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से इन दोनों में से पहले कौन ज्यादा था, ज्यादा फास्ट कौन जा रहा था, आपको पता था H+ जा रहा था, वो भी इसलिए जा रहा है बिकॉज़ इसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल Na+ के रिस्पेक्ट में क्या है, ज्यादा है, इसलिए फटाफट जाएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आई बात समझ में। तो सॉल्यूशन के अंदर में कौन कौन से आयंस गैस बन के बाहर निकल रहे हैं, एक तो H+ और एक Cl। तो कुछ टाइम के बाद में हमारे पास जो कंटेनर होगा उसके अंदर दो तरह के आयंस बच जाएंगे, कौन कौन से, Na+ और OH+। तो इस तरीके से हम कॉस्टिक सोडा दैट इज NaOH को प्रिपेयर करते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की, कि हम कहां पे कॉस्टिक सोडा को यूज करते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो बेसिकली जो कॉस्टिक सोडा है, जो NaOH है, वो एक लैबोरेटरी रिएजेंट है। आपने देखा होगा लैब्स में ये नॉर्मली आराम से मिलता है, हमें आराम से रखा होता है ये कॉर्नर में। इसका हम लैब्स में काफी सारे रिएक्शंस, काफी सारे टेस्ट परफॉर्म करने में इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर 1 इसका एप्लीकेशन जब देखें तो दैट इज इट इज यूज्ड एज ए लैबोरेटरी रिएजेंट। इसके अलावा कहां यूज होता है, ये सोप और डिटर्जेंट बनाने में भी यूज होता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, सोप और डिटर्जेंट ये मैन्युफैक्चर में यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड एप्लीकेशन देखो, ये वूल इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। वूल इंडस्ट्रीज में कैसे, वूल इंडस्ट्रीज में वूल्स को ये अनश्रिंकेबल बनाता है। ठीक है, तो वूल इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। इसके अलावा ये डाइस बनाने में यूज होता है, डाइस। ठीक है, डाइस बनाने में यूज होता है। और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो ये सारे कुछ कॉमन यूजेस हैं इनके जो हमें देखने हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो हमारी क्लोर अल्कली प्रोसेस में कुछ बाय प्रोडक्ट्स निकले थे, Cl2 और H2 गैस, उनकी यूजेस की हम बात कर लेते हैं। Cl2 गैस कहां पे यूज होती है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो भी कहां यूज होती है उसकी बात करें। तो सुनो, Cl2 जो है बहुत सारे पहला इंपॉर्टेंट यूज तो जो सबको नॉर्मली पता होना चाहिए कि ये एज ए जर्मिसाइड या डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है। जर्मिसाइड या डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है। वाटर के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको ये किल करने में यूज होता है। ठीक है, इन अ लिमिटेड अमाउंट। इसके अलावा कहां यूज होता है, बहुत सारे ये क्लोरीन के डेरिवेटिव बनाने में यूज होता है, क्लोरीन कंपाउंड्स बनाने में यूज होता है। जैसे कि आपने सुना होगा क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा क्या, DCM डाइल क्लोरोमीथेन्स। कहने का मतलब ये है कि क्लोरीन के कंपाउंड्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा और यूज होता है ये, और ये यूज होता है पेस्टिसाइड्स बनाने में, पेस्टिसाइड्स बनाने। ठीक है, आपने सुना होगा DDT वगैरह, तो DDT वगैरह किसकी मदद से बनाते हैं, क्लोरीन की मदद से बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये सब इसके यूजेस है। इसके बाद हम हाइड्रोजन के यूजेस देखते हैं। हाइड्रोजन कहां यूज होता है, हाइड्रोजन यूज होता है कहां पर, एक तो ये यूज होता है अमोनिया बनाने में, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि हमारे फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है। ठीक है, हमारे फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, और ये हम किसकी मदद से बनाते हैं, हाइड्रोजन की। ठीक है, तो ये हो गए। दूसरा इसका यूज देखो क्या है, आपने सुना भी होगा जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है, जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है वो यूज होता है एज ए रॉकेट फ्यूल, यूज एज ए रॉकेट फ्यूल। तो ये हो गया। एक और का यूज होता है ये हाइड्रोजन इज आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी। वनस्पति घी बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। वनस्पति घी बनाने में यूज होता है फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स की मदद से और हाइड्रोजन की मदद से हम क्या बनाते हैं अपने लिए, वनस्पति घी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉमन इनके एप्लीकेशंस हैं, इनके यूजेस हैं, इनको आप देख लें।